आपकी सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर ज्योति द्विवेदी, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में प्रोफेसर हैं। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा तनाव, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर ज्योति द्विवेदी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति द्विवेदी, हम सभी जानते हैं कि तनाव आज का बहुत ही चर्चित विषय है और हम बात करते हैं कि बच्चों में तनाव है, बुजुर्गों में तनाव है और युवा पीढ़ी भी तनाव से ग्रस्त है। आप योग पर इतना रिसर्च कर रही हैं, हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में तनाव की परिभाषा क्या है, किससे हम तनाव समझें? देखिए, जो तनाव या जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में, वो दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस होता है, वो तो जैसे खेल कूद के शरीर को एक स्ट्रेस मिला, वो तो हुआ पॉजिटिव स्ट्रेस, जो आपको चैलेंजेस लेने के लिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ाता है। इस तरीके का एक स्ट्रेस होता है, वो बहुत हल्के लेवल पे होता है वो स्ट्रेस। पर जब आपका शरीर लगातार एक ऐसी स्थिति से गुजरता रहे जिसमें हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस स्थिति को नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं और वो फिर बीमारियां पैदा करता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस का लेवल है लगातार बढ़ रहा है और हर आयु वर्ग में ये देखने को मिल रहा है। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या महसूस करती हैं कि कौन सा आयु वर्ग है जो ज्यादा पीड़ित है इस समय तनाव से? भारती जी, देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि तनाव जो है हर वर्ग का अब एक मानो हिस्सा बन चुका है। जैसे कि बच्चों को क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पा रहे या कोप अप नहीं कर पा रहे अपने मार्क्स से, उसके कारण स्ट्रेस है या तनाव है। बड़े और जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनको एक्सपेंसेस उनके बहुत हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, उसका तनाव है। और पहले कहते थे कि फार्मर्स क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शायद उनको कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी जब उनकी अलग टाइम पे बरसात हो गई या नहीं हुई या कुछ ऐसा हुआ या क्रॉप नहीं हो पाई तो उनका अलग तनाव है। हाउसवाइफ ऐसा लगता है घर में बैठी होगी, बड़े आराम से टीवी देखती होगी बैठ के, लेकिन उसके अपने तनाव हैं। कभी पति से नहीं बन रही या ससुराल वालों से नहीं बन रही। ये एक मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि ये तनाव, और यहाँ तक कि स्ट्रेस डजंट इवन स्पेयर अ सैफरन रोब। साधु भी आज तनाव से मुक्त नहीं है। तो आप समझिए कि कितने बड़े तौर पे समाज में ये तनाव घुस चुका है, स्ट्रेस घुस चुका है। जी, आज कार्यक्रम में जैसे कि तनाव के कारण और लक्षणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक व्यक्ति को लगे कि वो तनाव से ग्रसित है या उसके परिवार वालों को लगे। क्या कुछ खास लक्षण प्रकट होंगे? जी, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको बॉडी की वर्किंग कैसे होती है वो बताना चाहूंगी कि तनाव में कैसे शरीर हमारा इफेक्ट हो जाता है। एक साइंस होती है जिसका नाम होता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो कि ये बताती है कि हमारे मानव मस्तिष्क से ही बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स या ऐसे एंजाइम्स या ऐसी चीजें निकलती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि एक एक करके शरीर के हिस्से को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन से अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। जो भी आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ, घबराहट हुई, एंजाइटी हुई, बेचैनी हुई, या आप कोई सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अलग से डिप्रेशन में चले गए, ये सारी चीजें आपके हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को अफेक्ट करेंगी और वो उसमें से कई ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स, तनाव के हार्मोन्स होते हैं जिनको कह सकते हैं, वो एक एक शरीर के हिस्से को, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या वो अपनी किडनीज हो, हार्ट हो, लिवर हो, इन सबको अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो बीमारी बना देती है शरीर में। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी जो खास तौर से हम किशोरियों की बात करें या किशोरों की बात करें, वो एग्जाम का जो तनाव है उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो कैसे एक अभिभावक खास तौर से पता कर पाए कि उसका जो बच्चा है वो इस समय स्ट्रेस में है, तनाव में है और ये हानिकारक हो सकता है? देखिए, ये तो काफी आसान है ये पता कर पाना कि स्ट्रेस में है, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ा एक क्रॉनिक बीमारी आप इसको कह सकते हैं, एक लंबी चलने वाली बीमारी है। तो धीरे धीरे करके आपके बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है, या तो वो एंग्री या गुस्सा जल्दी हो जाता है, तो या वो डिप्रेसिव होता है, या वो अनमना सा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता। इन तीनों में से बच्चों को तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। आमतौर पे खेल कूद, हंसी खुशी, बच्चों के तो अंदर से ही कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उनको खुश रखने वाले हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जब बच्चे में इस तरीके के बदलाव आए या ऐसा कुछ उनको देखें तो धीरे धीरे उनको ये समझना चाहिए कि बच्चा तनावग्रस्त है और हमें कुछ ना कुछ करके इसको तनाव से मुक्त करना होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं कि जब हम गुस्सा करते हैं, वैसे भी हम बड़े
लोग भी जब हम गुस्सा करते हैं तो एक सिंगल बाउट ऑफ एंगर जो होता है वो भी आपके पूरे शरीर में न्यूरो एंडोक्राइन ऐसे चेंजेस लाता है कि वो अगेन आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अगर आप डिप्रेस होते हैं, एक तरफ तो आप एकदम गुस्सा हुए, दूसरी तरफ आप डिप्रेस होते हैं तो डिप्रेशन में भी लगभग वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से देख के, इन लक्षणों को देख के और उनके निदान की ओर या उनको प्रिवेंशन करने की ओर हमें आगे कदम उठाने चाहिए। वो कदम क्या हो सकते हैं डॉक्टर ज्योति? सिंपल से फिजिकल एक्टिविटी भी एक उपाय हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चा बैठा दिन भर किताब में, भला ही उसका मन ना लग रहा हो पर किताब लेके बैठा रहता है कोना पकड़ के अपना, तो उसे प्रेरित किया जाए कि वो थोड़ी सी बाहर फिजिकल एक्टिविटी करे, वो कुछ आउटडोर गेम्स खेले। पुराने जमाने में लोग क्रिकेट खेला करते थे, बच्चे गली गली में क्रिकेट खेलते थे, आज भी थोड़ा काफी कम हो गया है, खेलते हैं थोड़े बहुत बच्चे। और कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स, कुछ नहीं तो गिल्ली डंडा खेलते थे पहले बच्चे गाँव के, और कुछ बॉल लेके खेलते रहते थे, टायर को घुमाते रहते थे। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कोई फिजिकल अगर बच्चा है, किशोर है, तो वो करता रहे, करनी शुरू करनी चाहिए। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज से हमने ये बहुत सारी चीज़ें ले ली। पहले तो हमने ये कुर्सियों पे बैठना, मोबाइलों पे खेलना, टीवी देखना, ये सब चीज़ें हमने, पहले हमारा समाज ऐसा नहीं था, तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज से ये तो देख लिया, ले लिया। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए कि उनके यहाँ नेशनल गेम्स होते हैं बहुत सारे, जो उनके हर वीकेंड पे बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं। पर हमारे देश में तो एक उम्र के बाद तो जैसे खेलना बंद ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। उसके भी आगे अगर वो रोग ही बनने की स्थिति पे आ चुका है तो फिर धीरे धीरे हमको योग की तरफ अग्रसर होना होगा, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं उसकी तरफ अग्रसर होना होगा। यही बात यदि हम कहें युवाओं पर भी लागू होगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% लागू होगी। किशोर किशोरियां तो और भी ज्यादा, उनके लिए चांसेस ज्यादा हैं कि वो तनाव से ग्रस्त हों। और जो आजकल ये बहुत ही गंदी बीमारी लग गई है, इंडोर एक्टिविटीज, मोबाइल पे दिन भर बैठे रहना, एक बीमारी जो नई लाइफस्टाइल बीमारियों में अब नई नई बीमारियां जुड़ रही हैं, तो उनमें से एक का नाम है नो मोबाइल फोबिया। अगर आपका मोबाइल छीन लिया जाए तो आपको नो मोबाइल फोबिया हो जाता है। अजीब अजीब हरकतें आप करने लगेंगे, आपके हाथ पैर हिलने लगेंगे, एंग्जाइटी सी हो जाएगी आपको। इसी तरह से जो किशोर किशोरियां हैं, इनमें एक बीमारी होती है स्ट्रेसोरेक्सिया। ये तो अभी तक किताबों में अच्छे से आई भी नहीं है बीमारियां, लेकिन नए जमाने की स्ट्रेस की बीमारियां हैं। स्ट्रेसोरेक्सिया ऐसी एक बीमारी है, जैसे आपने एनोरेक्सिया सुना होगा कि खाते नहीं है, भूख नहीं लग रही, उसी तरह से स्ट्रेसोरेक्सिया में स्ट्रेस रहता है तो खाना कम हो जाता है, खाना कम होता है तो वजन कम हो जाता है। जब वजन कम होता है तो लगता है कि अरे वाह, हम तो बहुत अच्छे दुबले पतले बहुत बढ़िया हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और वो कुल मिला के बीमारी का नाम हो जाता है स्ट्रेसोरेक्सिया। इस तरीके की नई नई लाइफस्टाइल डिजीजेज इनको हम कहते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेज पनप रही हैं और किशोर किशोरियों में तो बहुत ही ज्यादा पनप रही हैं और बिल्कुल डेंजर, अलार्मिंग सिग्नल है। हमें ध्यान रखना होगा कि ये ना हो और हमको कुछ उनकी डेली एक्टिविटीज में लाना पड़ेगा हमको कराने के लिए। आपने नो मोबाइल फोबिया की बात की, लेकिन यदि हम केवल युवाओं की बात ना करें, इससे तो हर व्यक्ति ग्रसित नजर आता है और बहुत सारा समय हम मोबाइल पर देते हैं। खासतौर से सोशल मीडिया के साथ हमारा जो जुड़ाव है एक बड़ी लिमिट तक पहुंच गया है। तो इससे किस तरह के तनाव हो सकते हैं? भारती जी, मोबाइल तो मैं भी लिए घूमती रहती हूँ दिन भर, लेकिन ऐसा है कि बहुत ही हमको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे तराजू होती है ना, जुडिशियस कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा कि हम पीछे भी ना रह जाएं आगे बढ़ने से समाज में। ऐसा भी ना हो कि हम कुछ सोशल मीडिया जो अति आवश्यक था हम उसे भी नहीं करें, उसे हमने नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से हम उसमें घुस जाएं और अपने शरीर की सुध नहीं, मानसिक सुध नहीं, और हम उस हद तक मोबाइल में या सोशल मीडिया में या किसी चीज में, तो थोड़ा सा हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। डॉक्टर ज्योति, क्या कुछ बीमारियों का लक्षण भी है तनाव? बीमारियों का लक्षण तनाव तो क्या कहिए आप, इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि कई तनाव होने के कारण कई बीमारियां पनप जाती हैं धीरे धीरे, क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज। अब तो लगभग हर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, पता चल रही है समाज में हमको। तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पैनिक डिसऑर्डर एक नई बीमारी युवाओं में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है, एकदम से पैनिक करने लगते हैं। मूवीज में भी आजकल बहुत पैनिक डिसऑर्डर का दिखाया जाता है। एक बीमारी का नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ऐसी कई बीमारियां जिनको नॉन रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि आपने दवाई दे रहे हैं डायबिटीज की, और लेकिन ब्लड शुगर कम ही नहीं आ रहा है, एक दवाई, दो दवाई, तीन दवाई, और ब्लड शुगर कम नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ कि उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। आपने देखा होगा लोग जब डायबिटीज पता चलती है उसके बाद वजन भी कम कर लेते हैं, हेल्दी लिविंग करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो क्यों ना ये हम प्रिवेंशन में करें,
क्यों ना ऐसा किया जाए कि डायबिटीज जैसी बीमारियां या हाइपरटेंशन साइलेंट किलर्स कहते हैं इन बीमारियों को, तो ये साइलेंट किलर शरीर से चिपक जाए उसके पहले हम कुछ ऐसा करें। उसके लिए हमें अपने शरीर को थोड़ा सा अपने एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में जाके समझना होगा, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन कई बार हम कहते हैं हारी भी है, हर जगह जीती नहीं है, कई जगह हारी भी है, तो उसे समझने की भी जरूरत है हमको थोड़ी सी। अब महिलाओं में तनाव के जो कारण हैं वो बहुत समय से चले आ रहे हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे निजात हम पा सकते हैं। थोड़ा बताएं महिलाओं के लिए कि वो किस तरह से अपने को खुश रखें, तनाव से दूर रखें। जी, महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर समाज का कोई ऐसा वर्ग है जो मेजरली अफेक्टेड है तो वो महिलाएं अफेक्टेड हैं उससे, क्योंकि जो भी महिलाएं हैं वो दो नावों पे सवार हो गई हैं। घर तो संभालना ही पड़ता है, पति देखना है, बच्चे देखना है, ससुराल के साथ रहते हैं तो ससुराल देखना है, और दूसरी तरफ आपको वर्क फ्रंट पे भी उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना जो आपका कलीग है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो भयंकर स्ट्रेस से बीमारियां जो हो सकती हैं उनकी संभावना बहुत ज्यादा है महिलाओं में। और उन महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी तो बेचारी वो जैसे तैसे कर ही रही हैं, उससे ज्यादा आप उनसे उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन कुछ वक्त हम अपने लिए योग क्रियाओं के लिए जरूर निकाल सकते हैं। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ कि योगा इज अ लाइफस्टाइल विच इज बेस्ट एवर डिवाइस बाय मैनकाइंड। तो ऋषियों ने, मुनियों ने जो डिवाइस करी लाइफस्टाइल, उसमें से हम सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट तो मेरे ख्याल से हर कोई निकाल सकता है, और बैठ के थोड़ी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वो समझ लेंगी कि हमारा शरीर की संरचना कैसी है और इसके ऊपर ये कैसे काम करता है योग, तो शायद उनको करने में और उस दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी आसानी महसूस होगी। तो डॉक्टर ज्योति द्विवेदी, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ खास आसन जो आप बताना चाहेंगे जिससे तनाव से हम मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैंने देखा कि एक बीमारी होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की। वो उस बीमारी के करीब 160 लक्षण है और उस बीमारी की 327 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं। अब आप बताइए, इतनी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इसलिए बनी उस बीमारी की क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था इसको ठीक कैसे होगी, एक ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट, ये नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। तो ऐसा करते करते भी वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आती, जबकि बड़ी सिंपल सी बीमारी है जो तनाव की वजह से होती है। और अगर हम तनाव को कंट्रोल कर सके, मैंने इस पे रिसर्च किया और एक शव यात्रा नाम की एक हठ योग प्रदीपिका की टेक्निक होती है। जैसे शवासन होता है, शवासन से डीपर रिलैक्सेशन शव यात्रा होती है, और जहां मैं काम कर रही हूँ हिमालयन इंस्टीट्यूट में, वहां के स्वामी राम ने इसको 61 पॉइंट रिलैक्सेशन का नाम दिया। तो उस पे मैंने रिसर्च किया और पाया कि स्टैटिस्टिकली हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो हैं इसमें हमको मिले, वो महिलाएं जिनके सब ब्लड प्रेशर वगैरह और जितने भी पैरामीटर स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं वो सब जिनके बढ़े हुए थे, वो सब 61 पॉइंट करने के बाद कम हुए। तो इस तरीके से 1, 2, 3 हमने कई बीमारियों पे रिसर्च करके ये देखा, महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां थी, कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है उनपे अगर उनको कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक या कोई भी इस तरीके की मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाए। तो आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी योग प्रक्रियाएं कोई भी जनरल समाज में हम कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि अब तो हम लोगों ने रिसर्च कर करके कई फ्रेम्ड सेट ऑफ आसन्स होते हैं जो डायबिटीज के लिए अलग, हाइपरटेंशन के लिए अलग, और वो सारे फ्रेम्ड सेट ऑफ आसन जो हैं हम इन लोगों को जो पर्टिकुलरली किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको बता सकते हैं, या जनरली छोटे मोटी योग प्रक्रियाएं, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। ये तो मैं इसको कहना चाहती हूँ कि एक हेल्थ कैप्सूल की तरह है कि आप एक हेल्थ कैप्सूल लीजिए, उसमें थोड़े से योगासन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन और थोड़ा सा ध्यान अगर वो लोग करें तो ये हेल्थ कैप्सूल उनके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसमें दवाओं की क्या भूमिका है? दवाओं की भूमिका को तो कभी नकारा नहीं जा सकता। मैं तो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो दवा मैं कहती हूँ कि अगर जरूरत पड़े और जरूरी है तो बिल्कुल भी उसके लिए देरी न करके दवाओं को लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि जब हमको बड़ी बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली दवाओं का उपयोग करने की जरूरत पड़े, ऐसी कोई बीमारी ही ना हो। तो अंत में क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप? थोड़ा सा ये याद रखें कि हमारा जो शरीर है, ये शारीरिक संरचना इसकी केवल इतनी ही नहीं है जितनी हमको दिखती है। हमारा जो शरीर, जैसे आजकल आप सुनते होंगे टीवी में भी बहुत तरह के योगी लोग इन बातों को बताते हैं कि एक फिजिकल बॉडी होती है, एक एनर्जी बॉडी होती है। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये जो एनर्जी बॉडी होती है, ये इसमें भी डेंट आता है बीमारी के समय में। ये एक एनर्जी, आप मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपने एक मैग्नेट के साथ में आयरन पार्टिकल्स रख दिए हैं, बहुत सारे लोहा रख दिया है, तो वो लोहा उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे रिएक्ट करता है, इसी तरीके से कीटाणु भी हमारे बॉडी के एनर्जी
फील्ड में रिएक्ट करते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप ये मान के चलिए कि आपकी फिजिकल बॉडी के साथ आपके साथ एक एनर्जी बॉडी भी है जो अफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से। और एक बिल्कुल जो सूत्र आपको याद रखना है वो ये है कि अगर ये इस तरह की उथल पुथल और स्ट्रेस आपको बीमारी कर सकता है, तो अगर आप काम डाउन हो जाएंगे, अगर आप कोई ऐसी योगिक प्रक्रिया करें जो आपको शांति देगी, तो आप हेल्थ की ओर भी चलना शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर ज्योति द्विवेदी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से तनाव से हम मुक्ति पा सकते हैं, इसके खास लक्षण क्या हैं और कैसे इसका निदान हम कर सकते हैं। स्टूडियोज में आने के लिए डॉक्टर ज्योति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।